कल हम लोगों ने पत्रकारिता के अर्थ पर चर्चा किया था और आज हम लोग चर्चा करेंगे पत्रकारिता की परिभाषा क्या है। तो मेरी स्क्रीन सर पर जी सर वो ऑफिस मैनेजमेंट वाला कोर्स इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा क्या? बेटा, या तो तुमने ऑफिस मैनेजमेंट लिया होगा या फिर जर्नलिज्म जी और सर। मास कम्युनिकेशन लिया होगा। दो। सर ऑफिस मैनेजमेंट लिया मैंने। तो जब तुमने ऑफिस मैनेजमेंट लिया तो तुमको ऑफिस मैनेजमेंट वाली क्लास ज्वाइन करना है। जी सर। सर उसका लिंक उसका लिंक जो है, उसके लिए तुमको संबंधित टीचर से बात करनी पड़ेगी। किसका वॉइस खुला हुआ है? किसका वॉइस खुला हुआ सर है? मुझे तो पता नहीं कौन टीचर है। डॉक्टर मुन्ना लाल यादव और क्या बोलते हैं सर अभी एक ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं सर, पढ़ा के बात करते हैं आपसे। अच्छा ठीक है। ठीक ठीक है सर, ठीक। आपके टीचर हैं डॉक्टर मुन्ना लाल यादव जी और डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, कॉमर्स वाले। जी मैं आपको राजेश सर का नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। जी सर से बात जी कर जी लेना, बात करके आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कि कौन बीच बीच में अपने आप को अनम्यूट कर लेता है। तो आज की क्लास पढ़ लो, फिर अगले दिन से आपको जो है वही क्लास करनी है, ठीक है। ऑफिस मैनेजमेंट की क्लास करनी है। तो हम लोग चर्चा करते हैं। कल हमने चर्चा किया था कि पत्रकारिता का अर्थ क्या होता है। तो जिन लोगों का है अपना सब्जेक्ट पत्रकारिता और जनसंचार, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आज हम लोग चर्चा करेंगे पत्रकारिता की परिभाषा क्या, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ जर्नलिज्म। तो पत्रकारिता की दो तरह से परिभाषाएं हैं। एक वेस्टर्न जो फिलासफर हैं उन्होंने पत्रकारिता की परिभाषा दी है, और दूसरा जो इंडियन फिलासफर्स हैं, जो भारतीय पत्रकार हैं, उन्होंने उसकी परिभाषा दी है। तो पहले हम लोग पाश्चात्य जो चिंतन है उसके हिसाब से समझते हैं कि पत्रकारिता की परिभाषा क्या है। पहली परिभाषा है न्यू वेबस्टर डिक्शनरी की। और वो परिभाषा है प्रकाशन, संपादन, लेखन एवं प्रसारण युक्त संचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। तो इसमें चार बातें कही गई हैं। प्रकाशन, दूसरा संपादन, तीसरा लेखन एवं प्रसारण युक्त संचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। तो ये बात आपको समझ आ रही है कि पत्रकारिता की जो पहली परिभाषा है वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, वो कहते हैं कि सबसे पहली बात वो कहते हैं कि लेखन। ये आपको हाईलाइटेड एरिया दिखाई पड़ रहा है। पत्रकारिता एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें लेखन होता है, संपादन होता है, प्रकाशन होता है, और प्रकाशन के साथ साथ उसका प्रसारण होता है। जो प्रसारण युक्त संचार माध्यम है, समाचार का माध्यम है, उसका व्यवसाय पत्रकारिता कहलाता है। तो पहली जो परिभाषा है वो परिभाषा है कि पत्रकारिता एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें संपादन किया जाता है, लेखन किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है, और प्रसारण युक्त संचार माध्यम के माध्यम से अपनी बात कही जाती है। तो इसका जो व्यवसाय किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम? पत्रकारिता कहते हैं। आप लोग पेन कॉपी भी रखे रहिएगा, हालांकि मैं आपको इसको शेयर भी कर दूंगा। तो पहली परिभाषा वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार है। दूसरी जो परिभाषा है, यहाँ इस परिभाषा में आपको कुछ ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो। सर ये मास कम्युनिकेशन का कोर्स? हाँ, मास कम्युनिकेशन का कोर्स है। यस सर। तुम्हारा है ना? यस सर है। ठीक है। तो जो दूसरी परिभाषा है, क्या? दूसरी परिभाषा विल्बर श्रम ने दिया है। जनसंचार माध्यम दुनिया का नक्शा बदल सकता है। हालांकि ये परिभाषा नहीं है, उसके इम्पैक्ट को, उसका जो प्रभाव है उसको दर्शाता है कि जो जनसंचार माध्यम है, जनसंचार का मतलब सामान्य लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का जो माध्यम है, उसके माध्यम से जो दुनिया का जो मानचित्र है, दुनिया की जो लोगों की सोच है, उसको बदला जा सकता है। तो दूसरी परिभाषा दिया है विल्बर श्रम महोदय ने। अगली जो परिभाषा दी है
वो परिभाषा दिया है सीजी मूलर महोदय ने। क्या दिया हुआ है आप लोग बताइए। कोई पढ़ के बताएगा कि जो सीजी मूलर महोदय ने परिभाषा दी है पत्रकारिता की, द डेफिनेशन ऑफ जर्नलिज्म विच इज गिवन बाय सीजी मूलर, व्हाट इज दैट, वो क्या है? पढ़ो आप लोग, कोई पढ़ेगा? सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं ठीक ठाक प्रस्तुतिकरण होता है। हाँ, सामयिक ज्ञान का मतलब जो उस समय प्रचलित है, जो वर्तमान में हो रहा है, उसका व्यवसाय करना पत्रकारिता है। और इसमें क्या कहता है, जो तथ्य होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, उनको प्राप्त करना, उनका मूल्यांकन करना और ठीक ठाक प्रस्तुतिकरण करना, यही पत्रकारिता है। बढ़िया परिभाषा है। यही तो होता है जब हम लोग समाचार पत्र में या हम लोग टीवी चैनल, रिपोर्टिंग चैनल के माध्यम से कोई चीज सुनते हैं, तो उसमें जो वर्तमान में घटनाएं घट रही होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। और उनके बारे में कैसे बताया जाता है कि जो तथ्य प्राप्त किए जाते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट तथ्य होते हैं। अगर कोई समाचार पत्र गलत न्यूज चला दे तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उसके खिलाफ जो है जो मीडिया के एथिक्स हैं, उसके साथ साथ भारत में एक संस्था है जो इनको गवर्न करती है, उसके माध्यम से उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। तो पत्रकारिता का मतलब यह हुआ कि तथ्यों की प्राप्त करना, तथ्यों को संकलन करना, उनका मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन करने के बाद जो उसका जो पाठक वर्ग है, जो एक सामान्य व्यक्ति है, जो विशिष्ट व्यक्ति लोग हैं, जो उसका पाठक वर्ग है, जो उसको देखने वाले लोग हैं, दर्शक वर्ग हैं, उन तक सही सही अपनी बात को पहुंचाना, यही पत्रकारिता है। तो इसका आपको कोई दिक्कत है इस परिभाषा में? नहीं सर। अगली जो परिभाषा है वो दिया है जेम्स मैकडोनाल्ड ने। उन्होंने पत्रकारिता को एक सामान्य तरीके से अपनी भाषा में परिभाषित करते हुए कहा कि पत्रकारिता को मैं रणभूमि से ज्यादा बड़ी चीज समझता हूं। क्या कहा उन्होंने? पत्रकारिता को मैं रणभूमि से ज्यादा बड़ी चीज समझता हूं। यह कोई पेशा नहीं, वरन पेशे से ऊंचे कोई चीज है। यह एक जीवन है जिसे मैंने अपने को स्वेच्छा पूर्वक समर्पित किया है। तो इन्होंने अपने खुद का अनुभव बताते हुए कहा कि जो पत्रकारिता मेरे लिए किसी युद्ध भूमि में जाने से ज्यादा बड़ी चीज है। ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई व्यवसाय नहीं है, बल्कि व्यवसाय से भी बड़ी चीज है। यह एक ऐसा जीवन है जो मैंने स्वयं ग्रहण किया है और मैंने अपने आप को समर्पित किया है। तो जेम्स मैकडोनाल्ड एक बहुत बड़े पत्रकार थे। उन्होंने पत्रकारिता के प्रति उनकी जो अपनी सोच है, जो अपना कमिटमेंट है, उसको इसके माध्यम से व्यक्त किया है। अगला फिर जो दिया है विखेम स्टीड महोदय ने, उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि पत्रकारिता कला भी है, वृत्ति भी है और जनसेवा भी है। तीन बात उन्होंने कही कि पत्रकारिता कला भी है। कला का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा बेटा कला का मतलब क्या होता है? जब कहते हैं कि आज हम कलात्मक कार्य करने जा रहे हैं, तो कला का मतलब क्या होता है? कला का मतलब आपके अंदर गुण है वो सर। कला का मतलब हुआ अपने बात को, अपनी जो भी चीज आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसको एक तरीके से कहानी को प्रस्तुत चित्र करना। के माध्यम से दर्शाना। केवल देखिए चित्र नहीं, कला का मतलब, कला तो हर तरह की कला होती, साहित्य कला है, ठीक है, चित्रकारी एक कला है। कला का मतलब होता है कला नहीं या सर, वर्तमान में जो कहानी घटित हुई है उसको चित्र के माध्यम से बताना समाज को। नहीं बेटा सुनो, हमारी बात सुनो। चित्र केवल पिक्चर वाला चित्र नहीं हो सकता है, ठीक है, चित्र कई तरह से हो सकते हैं। तो कला का मतलब होता है, जब किसी भी चीज को हम कला ये कहते हैं, उसके अंदर सुंदर, वो सुंदर हो, सामान्य जो व्यक्ति है या सामान्य वस्तु है उसकी तुलना में अधिक आकर्षक हो, साथ में उसमें कोई भाव हो। जब तक सुंदरता और भाव नहीं होती तब तक किसी भी चीज को कला नहीं कहा जाता। जैसे इसको ऐसे समझो कि सड़क पर पड़े हुए किसी पत्थर को हम कलाकारी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर उसी पत्थर को गल करके एक मूर्ति का निर्माण कर दिया जाए तो उसको कला कहेंगे, क्योंकि उसमें दो चीजें आ गई। पहली तो सुंदरता आ गई, दूसरा भाव आ गया। और मान लीजिए उसी पत्थर को गढ़ करके किसी डेमन का या किसी दानव की आकृति बना दी जाए या कोई विभत्स आकृति बना दी जाए, तो क्या उसको कला कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसके पीछे जो भाव है वो भाव अच्छा नहीं है। तो किसी भी
जो है वस्तु का, किसी भी घटना का या किसी भी चीज का कला होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। पहला तो उसमें सुंदरता होनी चाहिए और दूसरा भावात्मक हो। जब तक सुंदरता और भाव नहीं होते तब तक उसको कला नहीं कहा जाता। जैसे पत्रकारिता में आपने देखा होगा कि जब कहीं एक्सीडेंट होता है या कहीं पर कत्लेआम होता है, कहीं पर हिंसा की घटनाएं होती हैं, तो उस एरिया को ब्लर कर दिया जाता है, ब्लड को ब्लर कर देते हैं। आपने देखा कि नहीं देखा है? न्यूज चैनल पे जब कोई ऐसी घटना, हिंसक वारदात दिखाते हैं तो वहां पर खून और या इस तरह की जो भी चीजें होती हैं उनको ब्लर कर दिया जाता है। वो इसलिए कर दिया जाता है कि हमको समाज के सामने एक आइडियल वे प्रस्तुत करना, हमको आदर्श स्थिति प्रस्तुत करनी, ना कि हमको ऐसा कुछ प्रस्तुत करना है समाज जिससे जो है बेहतर उसको ना समझे या बेहतर उसको ना माने। तो कला का मतलब आपको समझ में कि कला का मतलब क्या हुआ? दूसरी बात तो कहते हैं वृत्ति है और जनसेवा भी है। वृत्ति का मतलब होता है रोजगार और जनसेवा का मतलब जनता की सेवा करना। तो पत्रकारिता कला भी है, रोजगार का अवसर भी है, रोजगार का साधन भी है और जनसेवा भी है। और जब कोई यह नहीं समझता कि मेरा कर्तव्य अपने पत्र के द्वारा लोगों का ज्ञान बढ़ाना, उनका मार्गदर्शन करना है, तो वह पत्रकारिता चाहे जितनी भी ट्रेनिंग दी जाए पूर्ण रूप से पत्रकार नहीं बन सकता। पहले आप इस बात को समझिए कि पत्रकार होने का मतलब क्या होता है। आपने अपने गांव के आसपास के लोगों को देखा होगा पत्रकारिता करते हुए, लोकल न्यूज चैनल में, लोकल पत्र, समाचार पत्रों में वो दिन भर न्यूज बाइट इकट्ठा किया करते हैं। तो क्या उनको पत्रकार कहा जा सकता है? आपने देखा होगा कि आपके आसपास थाने में, तहसील में, कचहरी में बहुत सारे पत्रकार घूमा करते हैं। विशेष रूप से जो तहसील स्तरीय पत्रकारिता होती है वो आजकल इसी बात पे आधारित है। तो क्या उनको पत्रकार कहा जा सकता है? कोई बताएगा? नो सर। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि सर उनके अंदर पत्रकारिता के वे पूर्ण रूप से गुण नहीं होते हैं जो होने चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो है, जो बात रिथम स्ट्रीट ने कहा है, उन्होंने लोगों तक जानकारी तो पहुंचाई लेकिन उनकी जानकारी का स्रोत बेहतर नहीं रहा। उन्होंने पत्रकारिता की जो जनसेवा की भावना है, जो पत्रकारिता की कलात्मकता है, उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए पत्रकारिता का प्रयोग किया है। यही बात को कहते हैं कि पत्रकारिता चाहे जितनी भी ट्रेनिंग दी जाए, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से पत्रकार नहीं बन सकता जब तक कि वो लोगों तक अपनी बात को पहुंचा करके उनका मार्गदर्शन ना कर सके। तो पत्रकारिता का मतलब केवल समाचार पत्रों में न्यूज लिखना नहीं होता है। पत्रकारिता का मतलब होता है, या अच्छे पत्रकार का मतलब होता है कि समाज के समक्ष ऐसे आदर्श प्रस्तुत करना या समाज तक ऐसी सूचनाओं को प्रस्तुत करना जो समाज के लिए एक आइडियल बने, ना कि समाज को गलत मार्ग पे ले जाए। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी सर। अब हम लोग समझते हैं कि ये तो वेस्टर्न जो है विचारक थे, उन्होंने कहा। जो भारतीय विचारक थे, जो भारतीय पत्रकार थे, उन्होंने क्या कहा? देखिए, मैंने आपके सामने पोर्शन हाईलाइट किया है और वो है हिंदी शब्द सागर। जो हिंदी शब्दकोश है उसमें कहा गया है पत्रकार का काम या व्यवसाय करना ही पत्रकारिता। बहुत ही सामान्य सी परिभाषा है। दूसरा जो है वो दिया है डॉक्टर अर्जुन तिवारी ने। क्या परिभाषा दी, जरा इसको आप पढ़िएगा, ये मैंने हाईलाइटेड किया ये पोर्शन। पढ़ेगा कोई? ज्ञान और विचारों ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विद्या है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है।
पत्रकारिता समय के साथ साथ समाज की दिग्दर्शिका और नियामिका भी। अब आप बताओ इसका मतलब क्या हुआ? जो डॉक्टर अर्जुन तिवारी ने परिभाषा दी है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ हुआ? मैंने आपको इतनी चीजें बताई अभी तक पत्रकारिता के बारे में, इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहने का प्रयास किया? एक्चुअली पत्रकारिता में आपको यही सीखना है। मैं पहले दिन से, कल से ही आपको बता रहा हूं कि आपको चीजों को पढ़ना है, यही तो पत्रकार का काम होता है। पढ़ना है, तथ्यों को निकालना है, समझना है और उनको प्रेषित करना है। लोगों तक पहुंचाना है। बताओ बेटा। कौन बताएगा कि डॉक्टर अर्जुन तिवारी ने क्या कहने का प्रयास किया? डॉक्टर अर्जुन तिवारी के कहने के अनुसार सर, नॉलेज को और समीक्षा के बाद निकाले गए फैक्ट्स को एक सुदृढ़ शब्दों के द्वारा, एक ट्यून के द्वारा और पिक्चर्स के द्वारा लोगों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है, जबकि वह आइडियल हो, आदर्श हो, एक आदर्श स्थापित करे। और कोई बताए? नौ लोग जुड़े हुए हैं, बताइए और कौन बताएगा कि डॉक्टर अर्जुन तिवारी ने अपनी परिभाषा में क्या कहने का प्रयास किया? बहुत ही परफेक्ट परिभाषा दिया इन्होंने। उन्होंने कहा ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यही तो हम लोग देखते हैं, शब्द के माध्यम से समाचार पत्र हमको सूचनाएं पहुंचाता है, ध्वनि के माध्यम से रेडियो हमको पहुंचाता है और चित्रों और ध्वनि के माध्यम से टीवी माध्यम। हमारे पास सूचना पहुंचने के तीन ही माध्यम हैं, या तो समाचार पत्र के रूप में, अखबार के रूप में, या फिर रेडियो के रूप में। आप लोग रेडियो पे न्यूज सुनते हो? कितने लोग इसमें न्यूज सुनते हैं, रेगुलर न्यूज सुनते हैं? जी। और तीसरा जो माध्यम है, ध्वनि और चित्रों के माध्यम से। सबसे अच्छा माध्यम जो वर्तमान में प्रभावी माध्यम है, वो चित्रों और ध्वनियों के माध्यम से। किसको? ज्ञान और विचारों को पहुंचाना, कहां तक? जन जन तक पहुंचाना। समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ ज्ञान और विचारों को जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। और यह वह विद्या है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। पत्रकारिता समय के साथ साथ समाज की दिग्दर्शिका, दिग्दर्शिका मतलब समाज को दिशाओं का ज्ञान कराने वाली, और नियामिका मतलब कंट्रोल करने वाली भी है। आपको पता है कि लोग वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल पर क्यों रोक लगा दी है? कोई बताएगा क्यों लगाई है रोक? बताओ बेटा, कौन बताएगा? आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और अन्य राज्यों में चल रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। क्यों लगाई है?
इसका मतलब आप लोग न्यूज को अच्छे से देखते नहीं हो। ये पता है कि नहीं पता है? सर नहीं पता है। तो क्यों क्यों नहीं पता है आपको? टीवी देखते हो? नहीं सर। क्यों नहीं देखते हो? अब आप सर पत्रकारिता टीवी। वोकेशनल कोर्स के रूप में पढ़ रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपके यहाँ रेडियो है तो रेडियो पे शाम का 8:30 बजे के आसपास का जो समाचार आता है वो आपको सुनना है, और अगर टीवी देखते हैं तो आपको एक प्राइम टाइम न्यूज का चैनल देखना ही देखना है, ताकि आप सूचनाओं से वंचित ना रह जाएं, आपके पास सूचनाएं हों। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? एक जो है जागरूक नागरिक के लिए समाचारों से परिचित होना बहुत ही आवश्यक होता है। वो इसलिए रोक लगाई गई कि अगर समाचार पत्र के माध्यम से या टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाएगा कि इस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आ रही हैं, तो उससे क्या होगा? लोकतंत्र में चुनाव प्रभावित होगा। लोग जो है जीतने वाली पार्टी जिसको समाचार पत्र बता रहे हैं कि जीत रही है, लोग उसकी तरफ जी मोल्ड हो जाएंगे। बाकी पार्टियों को बाकी राजनीतिक दलों को नुकसान होगा। देखो बेटा, यस देखो अब आप सर समझ इसका लो। उल्लंघन करने में 2 साल की सजा भी है। हाँ देखो बेटा, एक बात समझ लो इसमें कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति अब आपको पैसिव रेजिस्टेंस नहीं बना रही। पहले होता था कि क्लासेज में टीचर आते थे, लेक्चर देते थे और बच्चा सुनता था, सुनकर अपने घर चला जाता। अब वो नहीं करना है आपको। अब आपको शिक्षक के साथ एक्टिव रहना है, और अगर आप शिक्षक के साथ एक्टिव नहीं रहे तो आप लर्निंग नहीं कर पाओगे। आप रट सकते हो, रट करके परीक्षा पास कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लर्निंग करनी है, अगर आपको सीखना है, तो फिर आपको जो है एक्टिव रहना पड़ेगा क्लास में। यस समझ में आ सर। गई? चाहे आप और सब्जेक्ट चाहे जो भी पढ़ रहे हो। भूगोल वाले कितने बच्चे हैं इसमें? कोई भी नहीं है, सर हम हैं केवल एक इतनी देवी बच्चा। सर। तो ये सर आपको हमें सीखना- खुशी वर्मा। हाँ बेटा, खुद आपको जो है सीखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सीखा तो ये जो आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, जो सबसे योग्य व्यक्ति होगा उसी को सफलता मिलती है, बाकी लोग असफल हो जाते हैं। हमारी जो प्रकृति है उसमें वही प्राणी संघर्ष करके जीवित रह पाता है जो अपने आसपास के प्राणियों को हरा करके आगे निकल जाता है। तो आपको अगर आगे बढ़ना है, कितने लोग गांव की पृष्ठभूमि के हैं? सर हम सर नहीं। मैं चाहे आप जितना भी गांव के पृष्ठभूमि के हों, लेकिन सबके पास स्मार्टफोन है कि नहीं है? जी सर। तो जी आपको सर। अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल अच्छे विचारों को जानने के लिए करना पड़ेगा। केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही आपको जो है जानकारियां नहीं ग्रहण करनी है, आपको जी सर। अच्छी चीजें और ज्ञान की जो है उचित बातें ग्रहण करनी है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सजग और जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा, क्योंकि एक पत्रकार सबसे पहले एक सजग और जागरूक नागरिक होता है, उसके बाद पत्रकार बनने की जो है स्थिति होती है। तो जो डॉक्टर अर्जुन तिवारी महोदय थे, अर्जुन तिवारी महोदय ने यही बात कही। उसके बाद रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर का विचार है, उन्होंने परिभाषा दी है। बद्रीनाथ कपूर का है। एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का। इनका नाम जानते हैं आप लोग? कौन थे ये? बताओ बेटा, कौन थे ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? भारत के किसी बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर थे। कौन बताएगा? अभी आप लोगों का ज्ञान बहुत कम है, आप लोगों का नॉलेज लेवल बहुत कम है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। कौन रहे हैं? भारत के। They were
फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एक अच्छे पत्रकार भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एक पेशा नहीं है, बल्कि यह तो जनता की सेवा का माध्यम है। पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण ही पेश नहीं करना चाहिए, आम जनता के सामने उसका विश्लेषण भी करना चाहिए। पत्रकारों पर लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने और शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की भी जिम्मेदारी आती है। तो इनकी परिभाषा आपने समझ में आई आपको, उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है? सर ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। हाँ, मतलब गूगल कर लिया है ना। तो इन्होंने क्या कहा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने, उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक व्यवसाय नहीं है, जैसे दुकान खोलकर कोई बैठा हुआ है, कोई व्यवसाय नहीं है, केवल जीवन यापन का साधन नहीं है, यह आम जनता की सेवा का माध्यम है। और पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण ही पेश नहीं करना चाहिए, आम जनता के सामने उसका विश्लेषण भी करना चाहिए। पत्रकारों पर लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने और शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की भी जिम्मेदारी आती है। पत्रकार होने के नाते कोई भी मीडिया चैनल, कोई भी मीडिया रिपोर्टिंग ऐसी बात नहीं कहेगा जिससे लोकतांत्रिक परंपराओं को कोई हानि हो और शांति एवं भाईचारा में किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। तो पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा पेशा या पत्रकारिता के पेशे का एक बहुत बड़ा जो है दायित्व तो ये भी है। ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये बात कही। फिर एक लाइन है कि पत्रकारिता 5वां वेद है जिसके माध्यम से हम ज्ञान विज्ञान संबंधी बातों को जानकर अपने बंद मस्तिष्क को खोलते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें दो शुरुआत के टॉपिक थे, पहला पत्रकारिता का अर्थ और दूसरा पत्रकारिता की परिभाषा, ये मैंने आपको बताई है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि पत्रकारिता का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब विषय क्षेत्र क्या है, अध्ययन क्षेत्र क्या है, पत्रकारिता के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि हमको अपने सिलेबस को फॉलो करना है, अपनी सिलेबस के हिसाब से चीजें जो है करनी है। हमको जो है बहुत ज्यादा जो है पत्रकारिता की एक गहनता में नहीं जाना है। हमारा जो सिलेबस कह रहा है, हमारा जो विषय कह रहा है, वो हमको जो है समझना है। और तो अगला जो है विषय है वो है पत्रकारिता का विषय क्षेत्र या पत्रकारिता का अध्ययन क्षेत्र। मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? यस सर। अब पत्रकारिता शुरुआत में, जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई तो केवल क्या हुआ करता था, केवल समाचार पत्रों का संकलन होता था, समाचारों का संकलन होता था, उनका प्रकाशन था। लेकिन बदलते हुए समय के साथ पत्रकारिता, जैसे हमारा समाज कॉम्प्लिकेटेड होता गया। हमारे समाज में क्या, शुरुआत में हमारा जो समाज था बहुत ही सरल था, लेकिन बदलते समय के साथ समाज में कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, समाज में गूढ़ता आती गई, और उस गूढ़ता के साथ ही साथ पत्रकारिता के भी स्वरूप में क्या आया है, परिवर्तन आया है। जैसे जैसे समाज के क्षेत्र बने हैं वैसे समाज की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारिता का भी जो है क्या हुआ है, क्षेत्र बढ़ा है। तो अब पत्रकारिता केवल जो है समाचार पत्रों के संकलन तक ही सीमित नहीं रह गई है। मोटा मोटा देखा जाए तो पत्रकारिता के 3 आयाम हैं। पहला है प्रिंट मीडिया, जो हमारे पास अखबारों के माध्यम से पहुंचती है। दूसरा रेडियो संचार, जो हमको आकाशवाणी हो गया, एफएम हो गया, इसके माध्यम से पहुंचता है। एफएम का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? आप लोग सुनते भी होंगे घर पे, एफएम सुनते हैं हम लोग, एफएम पे गाना सुनते हैं, एफएम पे हमको समाचार भी सुनने को मिलता है। तो एफएम का मतलब, एफएम का फुल फॉर्म क्या हुआ?
कोई बताएगा बेटा एफएम का मतलब क्या हुआ? एफएम फेम एफएम एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। मेरी स्क्रीन शेयर आपको हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है सर। हाँ, तो इंटरेक्ट करते रहिए, क्योंकि मुझे नहीं ना लगे कि हम लोग जो है क्लास में मैं अकेला रह गया हूँ। ठीक है, एफएम का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो अब पत्रकारिता का पहला आयाम हुआ प्रिंट मीडिया, जिसको हम अखबार बोलते हैं। दूसरा हो गया रेडियो, और तीसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिसको जो है टीवी या जनसंचार बोलते हैं। टीवी के माध्यम से जो है हम जो बातें हमारे तक दृश्य और श्रव्य माध्यमों से बात पहुंचती है। उसके अलावा जो है पत्रकारिता के निम्न प्रकार हैं, पत्रकारिता के निम्न क्षेत्र हैं। पहला है अनुसंधात्मक या अन्वेषी या खोजी पत्रकारिता। ये आपको दिखाई पड़ रहा है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही ना आपको? कोई बताएगा स्क्रीन शेयर हो रही बेटा? जी सर। तो अनुसंधानात्मक या खोजी पत्रकारिता का मतलब क्या होता है? जैसे कोई जासूस होता है, कोई पुलिस का एम्प्लॉय होता है, वो क्या करता है, जो तथ्य सामने दिखाई नहीं पड़ते हैं उनको खोज करके क्या करता है, सामने लाता है। वैसे ही पत्रकारिता में एक नया आयाम आया, पत्रकारिता का एक नया अध्ययन क्षेत्र आया है, खोजी पत्रकारिता। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें पत्रकारों ने दुनिया के बहुत सारे ऐसे राज दुनिया के सामने लाए हैं जो कि सामान्य व्यक्ति को जानना संभव नहीं था। जैसे जैसे एक पत्रकार या विसिल ब्लोअर कहा जाए, एडवर्ड स्नोडेन, आपने नाम सुना है? आप अच्छा वो छोड़िए, आप लोग सुनते होंगे, अक्सर टीवी चैनल पे देखते होंगे कि फलाने नेता की जो है पास पत्रकार गुप्त कैमरा लेके गया और वहां जाने के बाद उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया और बाद में मीडिया के माध्यम से उस नेता का राजफाश किया गया कि यह व्यक्ति बहुत ही करप्ट है, ये पैसा ले रहा था, इस काम को करने के लिए लोगों से पैसा ले रहा था और इसको पद से हटाया जाए। तो ऐसी पत्रकारिता जिसमें जो गुप्त तथ्य हैं, जो चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं, उनको जासूस के रूप में जाकर के, अन्वेषण के रूप में जाकर के बाहर सामने लाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अनुसंधानात्मक, अन्वेषी या खोजी पत्रकारिता बोलते हैं। बहुत सारे उदाहरण है इसके भारत में। अभी आप लोगों को पता नहीं है, एक ताबूत घोटाला हुआ था, सेना के ताबूतों को कमीशन लिया जा रहा था सेना के ताबूतों के लिए, उसके लिए कई सारे पत्रकार गए। तो ऐसी पत्रकारिता जिसमें जो है गुप्त तथ्यों को उजागर करके जनता के सामने सच्चाई लाई जाती है, उसको अनुसंधात्मक या अन्वेषी या खोजी पत्रकारिता कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि अन्वेषण या खोजी पत्रकारिता क्या होती है? कोई बताएगा कि खोजी पत्रकारिता क्या होती है? अमन तिवारी बताओ बेटा कि खोजी पत्रकारिता का मतलब समझ में आ गया? खोजी पत्रकारिता क्या, किस प्रकार की पत्रकारिता होती है? खोजी पत्रकारिता एक ऐसी पत्रकारिता है जिसके अंतर्गत किसी गुप्त बात को अनुसंधात्मक तरीके से जनता के सामने लाया जाता है। हाँ, कैमरा लगा करके, गुप्त कैमरा लगा करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ठीक है, या फिर कुछ दस्तावेज हैं उनको सामने ला करके जो चीजें या जो घटनाएं, जो बात आम जनता तक नहीं पहुंच सकती, उसको आम जनता तक पहुंचाना ही अनुसंधानात्मक, अन्वेषी या खोजी पत्रकारिता कही जाती है। दूसरी पत्रकारिता है आर्थिक पत्रकारिता। अभी हाल में ही बजट आया है। कब आया बजट? 1 तारीख को सर। 1 तारीख को बजट आया। तो बजट से संबंधित जितने भी प्रकार की चर्चाएं हुई, आर्थिक का मतलब अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी चर्चाएं हुई हैं,
जिसमें पूंजी बाजार है, वस्तु बाजार है, बैंक, श्रम, उद्योग, बचत, शेयर, राष्ट्रीय आय, जितनी भी चीजें अर्थ से संबंधित हैं, आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, जब पत्रकारों का कोई समूह या कोई पत्रकार उनकी चर्चा करता है तो इस प्रकार की पत्रकारिता को आर्थिक पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने पत्रकारिता की परिभाषा और पत्रकारिता के 2 अध्ययन क्षेत्रों के बारे में जानकारी की, खोजी पत्रकारिता और आर्थिक पत्रकारिता। ठीक है, आगे भी आप लोग से कल पढ़ना चाहोगे तुम लोग, क्योंकि समय तुम लोग Yes, sir. अगर पढ़ना चाहोगे तो कल मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो फिर हम लोग कल समय मिलेगा तो मैं आपको जिस समय पढ़ाऊंगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, यस सर, हो सके तो सर ये PDF शेयर कर दीजिएगा। हाँ हम शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर।